Myself Vishnu Kanti. I am your SST teacher. I will teach SST here. Today your topic भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों 10th क्लास की एसएसटी का ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1885 में जब हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी टाइम से धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होने लगी और एक संघ लोगों के अंदर पूरे देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का उजागर होना शुरू हो गया। इसके बाद जब देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 में, 1940 से लेकर के 1918 तक जब हमारे विश्व का युद्ध हुआ, उसमें विश्व के युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। विश्व युद्ध ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा बजट में भारी इजाफा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। इसके कारण आम लोगों में मुश्किलें बढ़ती चली गई और गांवों में सिपाहियों की, अब जब उसमें बहुत सारे सिपाही मारे गए होंगे, बहुत सारे लोगों का अपाहिज हुए होंगे, बहुत सारे मारे गए होंगे, तो उसमें सिपाहियों की संख्या कम हो गई। तो हुआ क्या कि उस समय गांवों के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे गांवों के लोगों के अंदर एक आक्रोश की भावना उजागर हुई। उसके बाद फिर जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गुस्सा व्याप्त हो गया। बच्चों, सत्याग्रह का विचार लोगों के अंदर सबसे ज्यादा उजागर कब हुआ, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। यानी 1915 में 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे, उस टाइम पर गांधी जी के नेतृत्व में लोगों के अंदर सत्याग्रह का विचार जागृत हुआ। उन्होंने एक नए तरह का आंदोलन शुरू किया जिसे नस्लभेदी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उसे लागू किया गया। गांधी जी का ये मानना था कि अगर हमारी आवाज सत्य है, हम सत्य के खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सत्य के आधार पर ही जीत हासिल करेंगे। और ऐसा ही हो रहा था उनके साथ। इसी का नाम था सत्याग्रह। उसके बाद अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भारत आने के बाद गांधी जी ने कई जगह पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जैसे बिहार के चंपारण में 1916 में और खेड़ा गुजरात के खेड़ा में किसानों का सहयोग लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ 1917 में इन्होंने आंदोलन चलाया और सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए इन्होंने आंदोलन को सफल भी बनाया और अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा मिल मजदूरों के खिलाफ आंदोलन किया और भूख हड़ताल की, जिससे अंग्रेजों को उनकी बात को मानना पड़ा और उन्हें जो कुछ परसेंट टैक्स के रूप में लिया जा रहा था उसे माफ करवा दिया। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट कानून आता है। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया जाता है। रॉलेट एक्ट क्या था, किसी भी बंदी को, जो राजनीतिक बंदी है, उसे 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंदी बनाया जा सकता था, जेल में रखा जा सकता था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो अपनी मनमर्जी से कानून चलता था और हिंदुस्तानियों की बात वो बिल्कुल नहीं मानते थे। इसका धरना प्रदर्शन करने के लिए लोगों के अंदर इतना आक्रोश था कि लोगों ने 6 अप्रैल 1919 को जगह जगह जुलूस किया। उसके बाद फिर लगातार जुलूस होते रहे और 13 अप्रैल को पंजाब के जलियांवाला बाग में कुछ लोग इसकी मंत्रणा करने के लिए, चूंकि बैसाखी का त्योहार भी था उस दिन, तो लोग वहां पे इकट्ठा हुए और उस टाइम पे जनरल डायर, अंग्रेजों का जो सिपाहियों का सेना नायक था वो जनरल डायर था। जनरल डायर ने सिपाहियों को आदेश दिया और सिपाही चारों तरफ से उस ग्राउंड को घेर लिए, जलियांवाले बाग को घेर लिए और वहां से निकलने का रास्ता बहुत ही सकरा था। इस वजह से रास्ते पर भी बहुत सारे पुलिस वालों को लगा दिया गया और चारों तरफ से खड़े करके पुलिस वालों को, वहां की सारी जनता को गोली से उड़ा दिया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लोगों का नरसंहार किया गया, जिसके बाद गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। बच्चों, रॉलेट एक्ट में क्या हुआ, दुकानें बंद कर दी गई उस टाइम पे और अमृतसर के सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जो मेन लीडर थे अमृतसर के,
जुलूस में उन सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया जेल में। उसके बाद गांधी जी को दिल्ली जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई कि गांधी जी जो है वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं। उसके बाद फिर असहयोग ही क्यों, ऐसा गांधी जी के मन में ऐसी भावना क्यों आई? देखिए बच्चों, इसके पहले भी हमारे देश में अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे हिंदुस्तानियों को बिल्कुल निम्न समझते थे। लेकिन कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके पीछे देश के हर एक कैटेगरी के व्यक्ति चलने के लिए तैयार हो जाएं। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिस उनके मन में ऐसी ऐसी भावनाएं थी कि लोगों को अपने अंदर जो खींच लेते थे और अपने पीछे चलने के लिए उन्हें विवश कर देते थे अपने विचारों से। तो गांधी जी जैसा एक महान लीडर, नेतृत्वकर्ता मिल गया जिसके पीछे की देश की पूरी जनता चलने को तैयार हो गई। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, लेकिन अगर देखा जाए तो असहयोग ही क्यों, ऐसा क्यों किया गया कि इसी के आधार पे देश को जो आजादी दिलाने का सपना लोगों के अंदर क्यों जागृत हुआ? तो लोगों को गांधी जी ने इतना ज्यादा मोटिवेट किया, इतना ज्यादा समझाया, तो लोगों के अंदर असहयोग करने की भावना पैदा हो गई, यानी जागृत हो गई। उसके बाद सरकारी नौकरियों में लोगों ने सरकारी नौकरी पे जाने से मना कर दिया, सरकार का सहयोग करने से मना कर दिया, सेना पुलिस का सहयोग करने से अदालतों में वकीलों ने जाना बंद कर दिया। उसके बाद स्कूल में बच्चों ने पढ़ने के लिए जो जाते थे वो बंद कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अगर देखा जाए तो बंगाल साइड में बहुत ज्यादा क्षति हुई इसकी, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उसके बाद सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही थी, बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर भावनाएं खींचतान चल रही थी अगर कहा जाए तो। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हो गया। नागपुर अधिवेशन में ये समझौता हो गया। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं लागू हो गई। और पहली धारा अगर देखा जाए तो असहयोग के खिलाफ आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। असहयोग के खिलाफ जनवरी 1921 में आंदोलन शुरू होता है और इस आंदोलन में अलग अलग सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, अलग अलग जगह पर सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। और देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने इसका सहयोग किया, यानी देखा जाए तो देश के हर एक क्षेत्र में लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया। और देखा जाए तो बहुत सारी महिलाओं ने भी, पहली बार ऐसा हुआ था जब असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शराब की दुकानों में तोड़फोड़ किया गया था और सरकारी दफ्तरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ किया गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी जनता, पूरे देश की जनता उग्र हो गई थी, असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई, इलाहाबाद के चौरी चौरा नामक स्थान पे एक ऐसी घटना हो गई जहाँ पे कि बहुत सारे पुलिस वालों को थाने में बंद करके जबरदस्ती बाहर से आग लगा दी गई और सारे के सारे पुलिस कर्मी वहां पे मारे गए। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे आंदोलन में अहिंसा की घटना कैसे घटी। इस उद्देश्य से गांधी जी का उद्देश्य विफल हुआ और गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। शहरों में आंदोलन, इसके बाद बच्चों देखा जाए रॉलेट एक्ट के बाद अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन शहरों में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। चूंकि शहरों में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग रहते थे और वो अंग्रेजी भाषा पढ़ना लिखना जानते थे, तो अंग्रेजों के क्या कायदे कानून है, क्या उनके नियम है, क्या उनके लॉ है, उनको पढ़ करके वो समझ गए थे। इसलिए वो समझ गए थे इस बात को कि अंग्रेज हमारे ऊपर निर्मम ही ये सारी चीजें हमारे ऊपर जो कर रहे हैं वो इनके लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये कारण ही हमें परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए शहरों के जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर है विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, वकीलों ने कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। उसके बाद शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, यानी शराबों की दुकानों को तोड़फोड़ किया गया, ताला लगा दिया गया वहां पे। इसके बाद फिर है आयातित सामान को छोड़कर केवल देसी कपड़ों को ही पहना जाएगा, देसी सामानों का ही यूज किया जाएगा। आयातित सामानों की आवाजाही बंद हो गई और वहां की जो आयातित सामानें थी उनका यूज करना लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद फिर कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा।
अब कोई भी चीज हो, ज्यादा समय तक कब तक कोई किसी चीज को कंट्रोल कर सकता है। तो दिक्कत यही हुई कि कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन ये धीमा पड़ने लगा। इसके कारण थे कि खादी कपड़ा जो था वो मिलों में भारी, खादी कपड़ा जो बनता था वो मिलों में जो भारी कपड़ा यानी ज्यादा पैमाने पे जो मिलों में कपड़ा बनता था उसके मुकाबले बनने वाले कपड़े के मुकाबले ये बहुत अधिक महंगा होता था। जब बच्चों कोई चीज महंगी है और हमारे यहाँ बेनिफिट इतना हो नहीं रहा है, अंग्रेजों ने हमारे सारे व्यापारों को, सारे उद्योग धंधों को कुचल के रख दिया है। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कहाँ तक महंगी चीजों को खरीदते रहेंगे। तो समस्या यही आई कि खादी कपड़ा मिलों में जो बनने वाले कपड़े के मुकाबला नहीं कर सका और धीरे धीरे लोग जो है फिर से मिलों के कपड़े को पहनना शुरू कर दिए। उसके बाद वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सस्ते रेट में मिलता था और पहनने में सॉफ्ट भी होता था। तो इस कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से कि गांवों में, वो शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके बाद फिर मिलों के कपड़ों का बहुत दिनों तक लोग भी बहिष्कार नहीं कर सकते थे। बच्चों, इसके बाद देखिए आप, ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह भड़क गया। ग्रामीण इलाकों के लोगों के अंदर भी ये भावना यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना भड़की और शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैलता चला गया। उसके बाद किसानों, आदिवासियों, इन सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इस संघर्ष में। इसके बाद अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र आमटे ने किसानों का नेतृत्व किया। अवध का जो क्षेत्र था वहां पर बाबा रामचंद्र आमटे जी जो थे उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। उसके बाद आंदोलन में क्या हुआ, तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था। बच्चों, आप समझ सकते हैं कि किसान लोग सबसे ज्यादा नजदीक से यानी करीब से किसके साथ जुड़े थे, तालुकेदारों और जमींदारों से। चूंकि लगान वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए किसानों के पास कौन जाता था, तो तालुकेदार और जमींदार, यही लोग तो जाते थे। क्योंकि ये तालुकेदार और जमींदार जो थे वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। जो अंग्रेज लोग कहते थे वही ये लोग करते थे। और तालुकेदार, जमींदार, उन्होंने ऐसी बोली लगाना स्टार्ट किया था कि जो इस गांव से सबसे ज्यादा लगान हमें टैक्स के रूप में वसूल के देगा उसी को तालुकेदारी दी जाएगी, यानी जमींदारी उसी को दी जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शोषण तालुकेदार और जमींदार किसानों का करते थे। तो ये किसान लोग जो थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनका सबसे पहला विद्रोह था तालुकेदारों और जमींदारों के साथ। इसके बाद फिर किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, किसकी, तालुकेदारों और जमींदारों की, इनकी बेगार करनी पड़ती थी किसानों को। इस आंदोलन को, इतनी भयंकर आंदोलन को बहुत सारे लोगों ने इसे निर्मम बर्बादी की संज्ञा दी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि कपड़ों की होली जलाना निर्मम बर्बादी है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारे घरों में रखी हुई वस्तुएं हैं उनको हमें जलाना नहीं चाहिए, ये तो निर्मम बर्बादी है। अगर उस चीज को हम जला देंगे तो कल से हम क्या पहनेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा। और जब हमारे देश का विखंडन किया गया 1905 में, जब हमारे देश में बांग्लादेश विभाजित करके बांग्लादेश बनाया गया, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत लोगों को मोटिवेट किया। और उसी समय रक्षाबंधन का त्योहार मनाया कि हम सब हिंदुस्तानी भाई भाई हैं, हमें डिवाइड ना किया जाए। तो अगर देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार बहुत ही लोकप्रिय थे और हमारे देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगाने में बहुत ही अहम भूमिका थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपनी लेखन विद्या से, लेखन कौशल से लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगा रहे थे। बच्चों, लेसन समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो एक बार और इस वीडियो को दोबारा बाउंस करके इसे दोबारा से रिपीट करके इसे देख लेना। अच्छे से जब समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आप इसे आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।